वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज का नया वीडियो आपके लिए कि जो भूगोल ले रखे हैं सभी छात्र छात्राएँ बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अपलोड कराया जा रहा है, जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका आज का इस वीडियो में, जो आपके अहम भूमिका निभाता है आपके पेपर में। इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको जो मॉडल पेपर में नहीं बता पाते हैं और लॉन्ग आंसर होता है, तो वो आपको मैं अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे कि आपको आने वाले जो पेपर में क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो दोस्तों देर ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन आपके इसमें अपडेट किया गया है। तो आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके आता है। और पेपर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और बात करेंगे हम आपके आज के न्यू टॉपिक की तरफ कि आपका टॉपिक का जो प्रश्न है, प्रश्न में किस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होता है दोस्तों कि आपका जो लिखित मेथड होता है वो आपको क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से प्रश्न में लिखना है और कितने क्वेश्चन आपको वहाँ पे मॉडल पेपर में तो बता ही दिया गया है। तो ऐसे में आपको एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पेपर नज़दीकी की ओर है। और अच्छे से आप लोग तैयारी करिए और मस्त रहिए दोस्तों। आइए चलते हैं आपकी क्वेश्चन पेपर की तरफ कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आया है। तो दोस्तों खुल गया आपके सामने, ये हमारा प्रश्न आपके लिए आया है, जो आपके लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आपका प्रश्न लिखा है कि मानव भूगोल में नियतिवाद की संकल्पना का सोदाहरण विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि नियतिवाद की जो संकल्पना है उसको उदाहरण सहित आप प्रस्तुत कीजिए या आप उसको अच्छे से लिखिए। तो यही है आपका प्रश्न आज का, और ये प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है। और ये अगर देखा जाए तो मॉडल पेपर के अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखें तो ये आपको हर पेपर में मिला हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप मिस ना करिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी पता नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में ना पूछा जाए। ये क्वेश्चन आपको अगली बार में भी पूछा जाएगा और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा और प्रेजेंट टाइम में जो पेपर होने वाले हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा वो आपके मानव भूगोल के अंतर्गत का क्वेश्चन आएंगे, जो बीए फर्स्ट। मैं एक बार फिर से डिवाइड यानी कि आपको एक बार रिवाइंड कर देता हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा जो भूगोल ले रखे हैं। तो आंसर में आपको लिखना होगा कि मानव भौतिक पर्यावरण की उपज है। अगर बात करें तो मानव जो है वो भौतिक पर्यावरण का उपज माना गया है। कि विचारधारा का तात्पर्य वातावरण निश्चय या निश्चयवाद की विचारधारा से है। यानी कि जो मानव भौतिक जो पर्यावरण है वो मानव भौतिक यानी कि मानव द्वारा जो भौतिक अवस्थाएं हैं उसी के अनुसार ही इसके वातावरण और निश्चयवाद या नियतिवाद से विचारधारा से उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य या इसका अर्थ बोलें कि मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस विचारधारा की स्पष्ट मान्यता है कि मानव प्रकृति का दास है। ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु होगा, पॉइंट होगा ये आपका। ये लोग आप ज़रूर नोट कर लिए कि इस विचारधारा की स्पष्टता मान्यता है कि मानव प्रकृति का दास है। यानी कि जैसे जैसे प्रकृति हमारी वातावरण में ढालती है वैसे वैसे हम ढलते चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि मानव प्रकृति का दास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं आपके। इसमें लिखना है यह विचारधारा प्राचीन यूनानी विद्वानों से प्रारंभ होकर उत्तर मध्यकाल तथा सुदृढ़ बनी रही। आज भी इस विचारधारा के पक्ष अनेक विद्वानों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। तो जैसे जैसे विद्वान ने अपने अपने अनुसार उन्होंने इस पे विचारधारा दिया है, यानी कि अपनी अपनी सहमति जताई है। इसमें कहा जाता है, पहला आपको हेडिंग होगा कि वातावरण निश्चयवाद का विकास। यानी कि प्राचीन यूनानी विचारकों की मान्यता है कि मनुष्य के कार्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी कि जो मनुष्य का कार्य प्रणाली है वो प्रकृति शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होती है। और हिपोक्रेटिस ने यानी कि यहाँ पे हिपोक्रेटिस ने ईसा में से 460 वर्ष पूर्व अपने विचार व्यक्त करते हुए यूरोपियन एवं एशियाई लोगों की तुलना करते हुए लिखा था
कि इन दोनों जातियों में भिन्नता जलवायु की यानी कि भिन्नता के कारण है, यानी कि जो इन दोनों जो जात विभिन्न यानी कि भिन्नता है और जलवायु की भिन्नता के कारण ही इनमें क्या होता है, तुलनात्मक प्रकट करती है। और इसके अतिरिक्त प्राकृतिक वातावरण की स्थिरता की पुष्टि में उन पर्वतीय प्रदेशों यानी कि जहाँ पे ये लोग रहते थे, यानी कि इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक वातावरण है, स्थिरता की पुष्टि में उन पर्वतीय प्रदेशों के निवासियों की तुलना में जो लंबे, विनम्र एवं साहसी होते हैं के विपरीत शारीरिक गठन वाले दुबले पतले, सुंदर तथा बलवान शुष्क निचले प्रदेशों के लोगों की से की गई है। तो यहाँ पे ये आपको करना क्या गया कि जैसे जहाँ के प्रदेशों के लोग हैं वहाँ पे दुबले पतले और सुंदर लोग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको भिन्नता बताई गई है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक यानी कि अरस्तु जी की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसमें इन्होंने बताया कि इसी विचारधारा को व्यक्त करते हुए लिखा है कि यूरोप के शीत प्रधान देशों के निवासी यानी कि निवासी बहादुर होते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि यूरोप के जो शीत प्रधान देश हैं उनके वहाँ के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु विचारों और तकनीकों गुणों की उनमें कमी पाई जाती है और इसके विपरीत एशिया के निवासी विचारवान और कुशल होते हैं परंतु उत्साही नहीं। यानी कि उसमें कहा गया है, इन्होंने बताया है कि जो एशिया के मूल निवासी होते हैं विचारवान होते हैं, कुशल होते हैं और साहसी, बट लेकिन वो साहसी नहीं होते हैं। यूनान वासियों को जो दोनों महाद्वीपों के मध्य स्थित हैं, दोनों ही विशेषताओं वाला माना है। उसके बाद फिर आपको 16वीं शताब्दी में जीन बेदिन ने इसी विचारधारा की पुनरावृत्ति की और मॉन्टेस्क्यू ने भी वातावरण की प्रधानता के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका कथन है, ठंडी जलवायु के लोगों शारीरिक दृष्टि से सशक्त, साहसी, स्पष्ट वक्ता, कम संकालु एवं कपट रहित होते हैं, जबकि दक्षिण के लोग उनकी तुलना में भीरू, शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं, निरुद्योगी होते हैं तथा निष्क्रिय होते हैं। यानी यहाँ पे आपको साउथ का बताया गया है और ठंडी जलवायु के लोगों यानी कि शारीरिक दृष्टि से सशक्त और साहसी वहाँ पे बताया गया है। फिर आपका आता है कि प्राचीन तथा मध्यकालीन विचारकों ने जलवायु के प्रभावों को मनुष्य तथा उसके समूहों के अनुरूप ही अंकित किया है, किंतु वर्तमान युग में विशेषकर 18वीं शताब्दी के पश्चात संपूर्ण भौगोलिक वातावरण के सामूहिक प्रभावों को अंकित किया जाने लगा है और वातावरण के अप्रत्यक्ष प्रभावों को मान्यता प्रदान की जाने लगी है। वातावरण निश्चयवाद को भौगोलिक निश्चयवाद भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि भौतिक वातावरण के कारण ही किसी क्षेत्र या प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग के क्रियाकलापों और आचार विचार को निश्चित करता है। यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि भौतिक वातावरण के कारण ही किसी क्षेत्र या प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग के क्रियाकलाप और आचार विचार को निश्चित करता है, जो हमारे भौतिक वातावरण होते हैं। इस सिद्धांत का जन्म और विकास जर्मनी में हुआ। 18वीं शताब्दी में कांट ने तथा 19वीं शताब्दी में हम्बोल्ट, रिटर और रेडजल आदि ने इनका विकास किया। और रेडजल की शिष्या, अब यहाँ पे बताया कि रेडजल की जो शिष्या थी कुमारी सैंपुल ने अपने ग्रंथ में भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में वातावरण के तत्वों द्वारा मानव जीवन के प्रायः सभी पक्षों और गहरे प्रभाव बतलाए हैं। यानी कि सभी जो पक्ष हैं और जो उनके प्रभाव हुए हैं वो बताया गया है और संसार के विभिन्न क्षेत्रों से बड़े ब्यौरेवार उदाहरण देकर अनेक वर्णनों की पुष्टि किया है। रिटर एवं हम्बोल्ट, यानी कि रिटर एवं हम्बोल्ट जी ने क्या लिखा है, आइए हम इसमें आपको हेडिंग के जरिए आपको बताएंगे। वातावरण के सिद्धांत को पुष्ट करने का काम हम्बोल्ट रेडजल का था। रिटर की मानव केंद्रित विचारधारा से इसका विकास हुआ था, फिर भी रिटर ने केवल प्रकृति के प्रभाव को ही मुख्य माना था, वरन मानव एवं पृथ्वी की पारस्परिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण समझा था। इसीलिए अपने ग्रंथ में पहले ऐतिहासिक भूमिका लिखी थी और पुनः प्रकृति द्वारा डाले गए प्रभावों को दर्शाया गया। ये भी आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु होगा, ये भी आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए दोस्तों।
उसके बाद फिर आपका आता है रिटर के शिष्यों ने किसी देश के निवासियों के भाग्य पर वातावरण के पारस्परिक संबंधों की चर्चा की थी। र्यूटर ने लिखा था, यानी कि र्यूटर महाशय ने क्या लिखा है इसमें कि डच लोगों में शारीरिक और लगातार काम में जुटे रहने की प्रवृत्ति, बुद्धिमानों में समझने और सोचने की शक्ति और सहनशीलता, कठिन परिश्रम करने की लगन, हठ और अहंकार आदि लोगों की विशेषताएं हैं। उनकी ये विशेषताएं वातावरण के फलस्वरूप है। उन्होंने समुद्र और नदियों के साथ परिश्रम करके भूमि प्राप्त की है। लोगों के विचारणीय एवं व्यवहार करने के तरीके तथा राजनीतिक और बौद्धिक विकास में उनके चारों ओर के वातावरण का विस्तार और जलवायु की दशाओं को स्पष्ट प्रभाव समाया हुआ है। डॉक्टर हम्बोल्ट ने इस समस्या का अधिक वैज्ञानिक ढंग से लिखा था कि उसने इस व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया था कि वातावरण का मानव प्रभाव पर होता है, यानी कि जो वातावरण का प्रभाव है वो मानव पर ही होता है। तो इन्होंने डॉक्टर हम्बोल्ट जी ने अपना मत यहाँ पे इस तरीके से दिया है। फिर इन विद्वानों की विचारधाराओं में वातावरण के प्रभाव का स्पष्ट आभास मिलता है कि उसने प्रकृति शक्तियों के प्रभावों को मानव जाति के शारीरिक लक्षणों और मनुष्य के रहन सहन की स्पष्टता प्रदर्शित करता है। यह मानता था कि मनुष्य में आश्चर्यजनक बुद्धि और क्षमता, यानी कि बुद्धि और क्षमता जिसके द्वारा वह सभी प्रकार के जलवायु को अपने अनुकूल बना सकता है, लेकिन फिर भी वह प्रकृति से पूर्णतः प्रभावित रहता है। रिट्जल महोदय ने वातावरण को पूर्ण समर्थन किया है और बताया है कि संसार के विभिन्न भागों में मनुष्यों के रहन सहन की और उसकी संस्कृति पर वातावरण का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। उसने कहा था कि मानव समाज और मानव समूह सदैव एक निश्चित प्राकृतिक ढांचे के सीमाओं के अंदर ही पनपते हैं। तो ये रिट्जल महोदय जी ने यहाँ पे आपको बताया है कि किस तरीके से पनपते हैं और किस तरीके से अपने आप को मजबूत करते हैं। यानी कि यहाँ पे साफ तौर पे आपको बताया जाता है कि मनुष्य के वातावरण और उसके कार्य प्रणाली को यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर आपको यहाँ पे रिट्जल की शिष्या कुमारी सैंपुल ने वातावरण की काफ़ी अधिक विकसित किया है और इसके प्रतिपादन में उसने लिखा था कि मानव वातावरण की उपज है। यानी यहाँ पे इन्होंने अपनी भाषा में लिखा है कि मानव जो है वो वातावरण की उपज है। निवास, इसका तात्पर्य है कि प्रकृति में मानव को पूर्ण मातृत्व प्रदान किया है और विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने के अनुकूल उसे शक्ति और क्षमता प्रदान की है। उसने बताया था कि शारीरिक लक्षणों के अतिरिक्त मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर भी वातावरण अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है। जैसे पर्वतों पर रहने वाले लोगों की मानसिक वृत्ति में कठोरता, कठिन कार्य करने की क्षमता, साहस आदि, जबकि मैदानी भागों में रहने वाले लोगों की में अपेक्षाकृत कम काम करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना डिफरेंट बताया है कि मैदानी भागों वाले और जो साहसी वाले होते हैं किस तरीके से यहाँ पे आपको उन्होंने बताया है कि मैदानी भागों वाले और पर्वतों वाले को जो डिफरेंट यहाँ पे बताया कि कितने साहसी होते हैं और कितना ये लोग साहसी और क्षमतावान होते हैं, ये आपको यहाँ पे गणनाएँ करके बताया गया है। उसके बाद में आपको कुमारी सैंपुल ने अपनी पुस्तक में प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों जैसे भूमि की बनावट, नदियों, समुद्रों, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर, उसके यानी कि जीविकोपार्जन के ढंगों पर, कृषि, उद्योग, परिवहन एवं व्यापार तथा रीति रिवाजों पर, उसकी संस्कृति पर समझाया गया है। उसके ग्रंथ निश्चयवाद के प्रतिष्ठित ग्रंथ हैं। आलोचना में कहा गया है कि 20वीं शताब्दी में मानव कार्यकलापों का प्रभाव दिनानुदिन बढ़ने लगा और निश्चयवाद की मान्यता कम होने लगी हैं। और भौगोलिक निश्चयवाद की जो आलोचना निम्न प्रकार से की है। पहला इसमें दिया गया है कि ऐसे अनेक प्रमाण हैं कि एक ही वातावरण मानव के विभिन्न समूहों में समान। फिर आप कहता है कि प्रतिक्रियाएँ जागृत नहीं करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ समान वातावरण होते हुए भी आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में समानता नहीं पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश की समान भौतिक प्रदेशों में भी उत्तरी कनाडा तथा साइबेरिया में इनके निवासी यानी एस्किमो, लैब तथा सीमायोइड लोगों की सांस्कृतिक में भिन्नता पाई जाती है। ब्राज़ील, कांगो तथा इंडोनेशिया के विषुवतीय रेखाओं प्रदेशों
में निवास करने वाले लोगों में अनेक अंतर पाए जाते हैं। एक समान भौतिक वातावरण में सदैव और सर्वत्र समान सांस्कृतिक जीवन नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ब्राज़ील, कांगो और इंडोनेशिया के विषुवत रेखीय प्रदेश में निवास करने वाले लोग हैं, उनके लोगों में कोई अनेक अंतर नहीं पाए जाते हैं। समान ही भौतिक वातावरण के सदैव में समान ही सांस्कृतिक जीवन में मिलता जुलता है। फिर दूसरा आपका आता है कि यद्यपि वातावरण मानव पर प्रभाव डालता है, मानव भी बदले में अनेक वातावरण को प्रभावित और परिवर्तित करता है। इस प्रकार पारस्परिक संबंध इतना निकट होता है कि यह जानना मुश्किल होता है कि कब किसका प्रभाव समाप्त हुआ और दूसरे का प्रभाव कहाँ से आरंभ हुआ। फिर तीसरा आपका आता है कि उद्योग केवल वातावरण पर निर्भर नहीं करते, इनके वितरण में मानव का योगदान महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय आयात निर्यात नीति पर उद्योग स्थापित होते हैं। फिर चौथा आपका आता है कि नगरों की स्थिति वातावरण की अनुकूलता का समर्थन नहीं करती है। वास्तव में जैसे जैसे की सांस्कृतिक समाज की रचना होती है उस पर वातावरण का प्रभाव उतना ही घटता हुआ दिखाई देता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको इसके जो आलोचनाएं हैं वो आपको एक प्रकार के बताया गया है कि कैसे कैसे वातावरण का जो मनुष्य के प्रभावों पर पड़ता है और कम होता जाता है। तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग मतों के अनुसार बताया गया है। फिर पांचवा आपका आता है कि डिमोलिन्स ने स्टेपी प्रदेश के समाज का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब मानव ने मिट्टी को परिवर्तित कर दिया है तो उसने स्थान विशेष के प्रभाव को भी अपने अनुकूल बनाया है। उसके कार्य स्थान की अपेक्षा समाज के स्वरूप प्रदान करने में व्यापक महत्व के बन जाते हैं। अतएव मानव मिट्टी का दास नहीं रहता है, वह अपने प्रयासों में उसमें परिवर्तित करने का प्रयास करता है। फिर छठवां आपका आता है कि प्राचीन निश्चयवाद प्राकृतिक वातावरणों के प्रभाव की अमिट तथा पूर्णता में विश्वास करता है। इसका तात्पर्य है कि इसमें मानव स्वेच्छा का कोई स्थान नहीं होता है। सभी विद्वान मानव स्वेच्छा को प्राकृतिक शक्तियों में अप्रभावित मानते हैं, यानी कि अप्रभावित की बात करें तो वो अपने आप को कुशल नहीं मानते हैं या फिर अपने आप को किसी चीज़ से ग्रसित नहीं हो मानते हैं। अनेक निश्चयवादी यह मानते हैं कि मानव स्वेच्छा के प्राकृतिक प्रभाव का अवहेलना कर सकते हैं या उसका उल्लंघन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मानव की जो भौगोलिक नियतिवादी था उसके बारे में एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया और इसकी जो आलोचनाएं थी कुछ इस प्रकार थी भौगोलिक नियतिवाद थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं आपके। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पिग्मी के सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं का वातावरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी आपके बराबर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी गया है। यानी कि पिग्मी होता क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि पिग्मी क्या होता है। आंसर में आपको लिखना होगा कि निवास क्षेत्र, यानी कि पिग्मी के जो निवास क्षेत्र होते हैं उसके बारे में। अफ्रीका के महाद्वीप का कांगो बेसिन पिग्मी जनजाति का सर्वप्रमुख निवास क्षेत्र है। पिग्मी क्या होते हैं, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि पिग्मी जो है वो उनका निवास स्थान होता है जो यानी कि जनजाति होते हैं। जैसे आप लोग अभी आपको पूर्ण से समझ में आ जाएगा, आप लोग पढ़ेंगे तो। ये आपका नोट्स मैंने तैयार किया है अपने हाथों से। यहाँ पे लिखना होगा कि जेरे, गैबान तथा कैमरून पिग्मी जनजाति के निवास के प्रमुख राष्ट्र हैं, लेकिन इनकी सर्वाधिक संख्या जेरे राष्ट्र में मिलती हैं। पिग्मी के निवास भूमध्य रेखा में 3 अंश उत्तर तथा 3 अंश दक्षिण में प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो इनके जो पिग्मी के निवास स्थान हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर आपका था निवास क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण। कांगो बेसिन की जलवायु अति उष्ण एवं आर्द्र है। यहाँ वर्ष पर्यंत तापमान जो है वो 26 से 30 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है और वार्षिक तापांतर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं हो पाता है। अगर बात करें तो वार्षिक वर्षा का जो औसत होता है वो 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य रहता है और इस क्षेत्र में घने विषुवतीय रेखीय वनों को उपस्थित प्रमुख रूप से मिलती हैं। इन साधन वनों में मिलने वाले वृक्ष की जो ऊंचाई है प्रायः वो 40 से 50 मीटर के मध्य होता है और इन वृक्षों पर असंख्य बेलें एवं लताएँ लटकी रहते हैं। यह वन इतने सघन होते हैं कि वृक्षों के नीचे प्रकाश न
पहुंच पाने के कारण अंधेरा रहता है और वृक्ष के नीचे दलदली भागों में असंख्य मच्छर, जानवर तथा कीड़े मकोड़े मिलते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह निम्न स्तर की जलवायु है और जहां बीमारियों का प्रकोप अधिक रहता है। अब इसकी अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि पिग्मी की जो अर्थव्यवस्था है वो आप लोग थोड़ा जान लीजिए। कठोर वातावरण दशाओं में रहने वाले पिग्मी सभ्यता की दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक पिछड़ी जातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। इनकी आजीविका का प्रमुख साधन जो है आखेट करना तथा वनों में कंदमूल एकत्रित करना होता है। छोटे छोटे जंगली जानवरों से लेकर हाथियों तक, पक्षियों तक का शिकार पिग्मियों द्वारा कुशलता से किया जाता है। हाथी का शिकार पिग्मी के एक समूह द्वारा यानी हाका लगाकर किया जाता है और एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसको पत्तों से ढक दिया जाता है, जिससे हाथी इस गड्ढे में गिर पड़ता है और बाद में यहाँ पे तीरों एवं भाले से उसे मार दिया जाता है। पिग्मी शिकार के समय बहुत सतर्क तथा चालाक रहते हैं। वे जंगलों के जानवरों की बोली की नकल सफलतापूर्वक कर जानवरों को धोखे में डाल देते हैं और मैदानी शिकारों से तीर कमानों की सहायता से किया जाता है। पिग्मियों का निशाना अचूक होता है तथा वे विष में से बुझे तीरों को बनाकर जानवरों के माथे या आंख पर सीधा मारने के दक्ष होते हैं। अब बात करते हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ पे चित्र द्वारा आपको दर्शा दें कि ये अफ्रीका का जो यहाँ पे आपको दिखाया गया, अफ्रीका के जो मैप है यहाँ पे पिग्मी के निवास क्षेत्र हैं। तो कुछ इतने में आपको ये आपको दिख रहा होगा, इतने में आपको कुछ पिग्मी के निवास स्थान मिलेंगे। ध्यान से आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये मैप आपको समझ नहीं आएगा, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए दोस्तों। मैं आपको एक एक पॉइंट करके बता रहा हूँ। इस क्षेत्रों में, अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में आपको पिग्मी का जो मैदान मिलता है, पिग्मी में आपको मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे आपको अच्छे से मिलेंगे। अब आपको बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि नदियों में मछलियाँ पकड़ने का कार्य भी उनके द्वारा कुशलता से किया जाता है। डोरी में मांस तथा कांटे की सहायता से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। कभी कभी नदी में जाल डालकर भी मछलियाँ पकड़ते हैं। शिकार की तलाश में पिग्मी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भ्रमण करते रहते हैं। अब आपका आता है शारीरिक गठन, यानी हेडिंग में आप लिखेंगे इसमें शारीरिक गठन। पिग्मी पुरुष की जो औसत लंबाई है, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि पिग्मी पुरुष की औसत लंबाई आपको बताई गई 4.5 फीट है और औसत वजन जो 35 से 40 सेंटीमीटर के अधिक मिलता है। पिग्मियों का महिलाओं की जो लंबाई है तथा वजन है वो पुरुष की अपेक्षा कम मिलता है। इनका रंग काला, पैर लंबे, होंठ मोटे एवं लटकते हुए, नाक चपटी होती है, टोंड पतली तथा बाल छोटे व लच्छेदार होते हैं। इनकी स्मरण तथा घ्राण शक्ति का अत्यंत तीव्र होती है। जिस महिला के होंठ सबसे मोटे होते हैं वे सर्वाधिक सुंदर मानी जाती हैं। तो इनकी जो शारीरिक गठन होते हैं वो आपको यहाँ बताया। और सबसे सुंदर कौन होता है, ये चीज़ें आपको यहाँ बताया कि शारीरिक जो गठन होते हैं उसके बारे में, उनकी शारीरिक प्रक्रियाएँ क्या हैं, कैसी हैं, उनको पहचानने का तरीका कैसा है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे पिग्मियों को समझने में आएगा। फिर आपको उनका भोजन क्या होता है कि वनों में प्राप्त कंदमूल, शहद तथा जानवरों व मछलियों का मांस पिग्मियों का मुख्य भोजन होता है और कृषि एवं पशुचारण के कार्यों से दूर रहने के कारण ये दूध व अन्य का प्रायः सेवन नहीं करते हैं। मांस प्रायः भूनकर ही खाया जाता है इनमें। और पिग्मियों को केले बहुत पसंद होते। एक साथ 50 से 60 केले खा लेना पिग्मियों के लिए एक साधारण बात होती है। विदेशी लोग के संपर्क में आने के कारण कुछ पिग्मी केले एवं मक्का की खेती भी करने लगे हैं और साथ ही लोगों के संपर्क में आने के कारण ये खेती के साथ ही कुछ पिग्मी मांस व शहद के बदले अपने पड़ोसी कृषकों से अन्न तथा केले प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा भोजन मिलने के कारण पिग्मी लोग कुपोषण का शिकार रहते हैं, यानी कि अच्छा भोजन न मिलने के कारण पिग्मी जो है वो कुपोषण और किसका होते हैं, लोग कुपोषण का शिकार रहते हैं। इनका वस्त्र क्या है, पिग्मी बहुत गंदे रहते हैं, यानी कि पिग्मी लोग जो होते हैं बहुत गंदे रहते हैं। गर्म एवं आर्द्र जलवायु के कारण यह बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं एवं पुरुष दोनों प्रायः नंगे रहते हैं। इनमें महिलाएं एवं पुरुष दोनों प्रायः नंगे रहते हैं। केवल गुप्तांगों को ताड़ की पत्तियों अथवा जानवरों के खालों से ढके रहते हैं। इनका अधिवास क्या है, शिकार की तलाश में भ्रमण करते रहने के कारण पिग्मियों का निवास स्थान नहीं होता है और जंगली जानवरों के खतरे तथा दलदली भूमि के
होने के कारण अधिकांश पिग्मी अपनी झोपड़ी वृक्षों की शाखाओं पर बनाते हैं। झोपड़ी टहनियों, पत्तियों तथा घास फूस से निर्मित की जाती हैं। वृक्षों की टहनियों पर होते हुए जंगलों में काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र में शिकार के पर्याप्त उपलब्धता होने पर वनों को साफ कर 20 से 25 झोपड़ियाँ बना लेते हैं। झोपड़ियाँ वृत्ताकार होती हैं जिनका दरवाज़ा बहुत छोटा होता है तथा इसमें रेंग कर प्रवेश किया जाता है। एक झोपड़ी में 8 से 12 व्यक्ति इसमें रहते हैं। इनकी सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या है? सामाजिक अर्थव्यवस्था अति निम्न स्तर पर होती है। सबसे कुशल शिकारी को गांव का मुखिया माना जाता है और पिग्मी नाचने गाने में बहुत शौकीन होते हैं और पूरी रात गोल चक्कर में नाचते हैं। प्राकृतिक वातावरण की कठोरता के कारण अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं। भूत प्रेत एवं जादू टोना पर बहुत विश्वास करते हैं। वृक्षों तथा पत्थरों तक की पूजा पिग्मियों द्वारा की जाती है। यूरोपियन लोगों के संपर्क में आने से इनमें कुछ शिक्षा का प्रचार हुआ है। पिछले कुछ दशकों से प्राकृतिक वातावरण की कठोर दशाओं के कारण इनकी संख्या निरंतर कमी होती जा रही है। तो इस तरीके से पिग्मियों की सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, उसमें भोजन, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा इनका। तो इसी के साथ इसमें आपका एक एक क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया है लॉन्ग आंसर का, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। जरूर तैयारी करें दोस्तों। इसमें एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे तो ये आपके पेपर में सहयोग करेगा पेपर देने में। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और अच्छे से तैयारी कर सके, जिससे कि आपको नंबर की कमी ना आए और अच्छे से कॉपी लिखना भी आसान हो जाए। तो आइए दोस्तों अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।